जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर के चेक पोस्टों पर अवैध प्रवासियों की आ गई बाढ़। अचानक से हुआ ये सारा कुछ दोस्तों। बंगाल में घुसपैठियों में दिखने लगा खौफ। भारतीय सीमा बल और बीजीबी में हुई झड़पें। जी हां दोस्तों, ग्रामीणों को ढाल बना रहे बांग्लादेशी बल। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि जल्दी जल्दी देश छोड़ो, जल्दी जल्दी भागो, जेल में खिलाने पर हम पैसा क्यों बर्बाद करें। तो वहीं अब बांग्लादेश ने भी बयान जारी कर दिया। बताएंगे क्या कहा। अगर सरकार रहने नहीं देगी तो क्या करेंगे, बताएंगे दोस्तों आपको। बड़ी धमकी सी दी है बांग्लादेश ने। तो वहीं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। व्हाइट हाउस का हलाल खाया, फिर दौड़कर लग गया चीन के गले। लेकिन चीन जाता ही दोस्तों ट्रंप ने दिया पाकिस्तान को झटका। वहीं पाकिस्तान ने ठुकरा दिया ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड प्रस्ताव। आग बबूला हो गए मिस्टर ट्रंप। अब तक जितनी दोस्ती यारी अमेरिका के साथ जोड़ी थी पाकिस्तान ने, उन सब पर फिर गया पानी। बताएंगे पाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड्स को प्रस्ताव को ठुकराते समय क्या कहा दोस्तों, जिससे कि आग बबूला हुए ट्रंप। वहीं कश्मीर पर शहबाज के सुर में बोले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बताएंगे क्या कहा कश्मीर को लेकर। तो वहीं बंगाल में 400 काउंटरों पर माछ भात खिलाएगी शुभेंदु सरकार, वो भी मात्र 5 रुपया में। बताएंगे ममता ने बीजेपी राज में मछली बैन करने का फैलाया था डर, उठाया बड़ा फैसला शुभेंदु अधिकारी ने। और अब कैसे ममता बनर्जी की टीएमसी बर्बाद हो रही है। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन खबरें आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का सम्मान और मानते हैं कि जितने भी घुसपैठिए मौजूद है भारत में, जो खा तो भारत का ही रहे हैं और गुण अपने नेटिव देश का गा रहे हैं, और इनको तुरंत के तुरंत प्रभाव से बाहर निकालना चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद के साथ साथ इनको निकालना चाहिए जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के फोर्स बीएसएफ और बांग्लादेश के फोर्स बीजीबी के साथ में झड़प की बड़ी खबर आई है दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बांग्लादेश बॉर्डर के चेक पोस्टों पर अवैध प्रवासियों की आ चुकी है अचानक बाढ़। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार की नई शुरू की गई पहचान हटाओ और वापस भेजो नीति के बीच स्टेट बॉर्डर के कई पॉइंट्स पर कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बड़े बड़े समूह इकट्ठा होने लगे हैं बोरिया बिस्तर लेकर। उत्तरी 24 परगना और मालदा से सामने आ रहे दृश्यों से पता चलता है कि राज्य का घुसपैठ रोधी अभियान अब सिर्फ सियासी बयानबाजी से आगे बढ़कर प्रशासनिक कार्रवाई का रूप ले चुका है। उत्तरी 24 परगना के बशीर हाट सब डिवीजन में स्थित हकीमपुर चेक पॉइंट पर मंगलवार सुबह 100 से भी ज्यादा बांग्लादेशी पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हुए। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके वापस अपने देश लौटना चाहते थे। कथित तौर पर इनमें से कई लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रह रहे थे। विदेशी नागरिकों को देश से निकालने और उनके लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के संबंध में सरकार की हालिया घोषणाओं के बाद वे चेक पॉइंट पर पहुंचे। सीमा पर यह भीड़ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के उस ऐलान के कुछ ही दिनों बाद देखने को मिली, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट की पॉलिसी अपनाएगा। ये तनाव खास तौर से भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा को उन हिस्सों में देखा गया है जहां कंटीले तारों की बाढ़ लगी है। भारतीय बलों की अवैध घुसपैठ रोकने की कार्रवाई से बांग्लादेशी पक्ष बौखलाया दिख रहा है दोस्तों। बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को समझाने के लिए अभियान चला रही है। सीमा पर बीते 17 दिनों में 9 मई के बाद से सीमा सुरक्षा बल बोले तो बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के बीच झड़प की 8 घटनाएं भी हो चुकी हैं। यानी बीएसएफ और बीजीबी आपस में कई बार लड़ चुके हैं दोस्तों। इसमें बांग्लादेशी नागरिकों की उकसाने वाली भूमिका रही है। 9 मई से लगभग हर दिन गोली चलने या अवैध घुसपैठ रोकने में हिंसा की घटना हुई है। असम से बंगाल तक की सीमा पर यह हो रहा है। लगातार तनाव को बढ़ाता दिखाई दे रहा है बीजीबी और बांग्लादेशियों को भड़का रहा है। बीजीबी का दावा है कि उसके गश्ती दल और लोकल ग्रामीणों ने 16 मई को बिजोय नगर ब्राह्मण बारिया जिसे कहा जाता है उसमें कथित तौर पर बीएसएफ की ओर से 750 भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी क्षेत्र में धकेलने की कोशिश कर नाकाम कर दिया। इसके बाद 18 मई को सोनार हाट सीमा क्षेत्र यानी सिलहट के गोवाइन घाट उप जिले में गोली चलने का दावा बीजीबी ने किया। बीजीबी ने 0 पॉइंट नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए बीएसएफ पर कई तरह के आरोप लगा दिए। करीमगंज में 0 पॉइंट पर सोमवार को एक बार फिर बीएसएफ बीजीबी के बीच तनाव बढ़ा। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने बताया कि बांग्लादेशी ग्रामीण बीएसएफ बीजीबी के बीच चल रही झड़प में आक्रामक तरीके से आगे बढ़ते हैं और अपने बलों की ढाल बन जाते हैं। अब ऐसे में दोस्तों बांग्लादेश का ये फोर्स बीजीबी वहां के लोकल बांग्लादेशी ग्रामीण बांग्लादेशियों के कंधों पर बंदूक
बंदूक रखकर चला रहा है, उनका इस्तेमाल कर रहा है, उनको भड़का रहा है भारत के खिलाफ दोस्तों, बीएसएफ के खिलाफ। वहीं अवैध बांग्लादेशियों को सीएम शुभेंदु ने चेताते हुए कहा है कि जल्दी जल्दी भागो, जेल में तुमको खिलाने का पैसा हम क्यों बर्बाद करें। शुभेंदु अधिकारी ने अवैध बांग्लादेशियों को चेताते हुए कहा कि जल्दी जल्दी भागो, हम इन्हें जेल में रखकर इन्हें खिलाना नहीं चाहते, हम अपना पैसा इन्हें जेल में भरकर खिलाने में क्यों बर्बाद करें। हमने पुलिस से इन्हें सीधे बांग्लादेश भेजने को कह दिया है। और दोस्तों इन बयानों के बाद लगातार सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ दिखाई दे रही है। लोग झुंड में इकट्ठा हो रहे हैं अपने साजो सामान को लेकर, जो बांग्लादेश में प्रवेश करने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं। अब इन बांग्लादेशियों को ऐसा लग रहा है कि भैया हमको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, हमको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इससे बेहतर तो यही है कि हम आजादी के साथ चाहे नमक रोटी ही खा लें, लेकिन अपने देश बांग्लादेश वापस चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों लगातार भीड़ देखने को मिल रही है सीमा पर। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी इन घुसपैठियों के खिलाफ अपनी डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति पर कार्रवाई तेज करके मालदा जिले में पहला होल्डिंग सेंटर यानी अस्थायी हिरासत केंद्र शुरू किया गया है। सरकार का कहना है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें यहीं रखा जाएगा और बाद में कानूनी प्रक्रिया पूरी करके देश से बाहर भेजा जाएगा। अब ऐसे में सीपीआई-एम नेता और पूर्व सांसद हन्नान मोल्लाह ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह कोई कानूनी जेल नहीं बल्कि सरकार संचालित डिटेंशन सेंटर है, जहां लोगों को रखकर बाद में बाहर भेजा जाएगा। वहीं दोस्तों बांग्लादेशी घुसपैठियों से जब सवाल पूछा गया तो एक बांग्लादेशी नागरिक ने कहा कि वो पिछले 4 वर्षों से इलाके में रहकर राजमिस्त्री का काम कर रहा था, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। उसने कहा अगर यहाँ नहीं रह सकते तो हमारे पास लौटने के अलावा और क्या ही विकल्प हो सकता है। वहीं एक अन्य घुसपैठी ने कहा कि वो 5 साल पहले भारत आया था और दमदम इलाके में मजदूरी कर रहा था। उसका कहना था कि यदि सरकार रहने की अनुमति नहीं देगी तो वो वापस बांग्लादेश लौट जाएगा। यानी अब बांग्लादेशी घुसपैठियों में काफी ज्यादा खौफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को वाकई में देश से निकालना चाहिए, इनको इनकी जगह सही जगह भेज देना चाहिए और जो सरकार कदम उठा रही है बिल्कुल सही कदम है, तो कमेंट में वी सपोर्ट दिस डिसीजन लिखना मत भूलिएगा। और सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो सबसे पहले लाइक का बटन दबाइएगा ताकि घुसपैठियों तक खबर पहुंचे और अपने आप देश छोड़ दे। वहीं आपको बता दें पाकिस्तान ने ठुकराया ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड्स प्रस्ताव, कहा इजराइल को कतई भी मान्यता नहीं देंगे हम। जी हां, इजराइल को मान्यता देना स्वीकार नहीं है। हमको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सोमवार को दी गई कड़ी कूटनीतिक चुनौती के बाद पाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने और इजराइल को औपचारिक मान्यता देने के अमेरिकी दबाव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। ट्रंप के बयान पर पलटवार कर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे अपने बुनियादी विचारधाराओं के खिलाफ बताया है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है यानी स्वीकार्य है। दरअसल सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत मुस्लिम बहुल देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने और इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता देने, रिश्ते सामान्य करने की मांग की थी। ट्रंप ने इसे ईरान के साथ किसी भी औपचारिक शांति समझौते से जोड़ दिया। ट्रंप की इस मांग के बाद पाकिस्तान के सामने पेचीदा स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने 78 साल के इतिहास में कभी भी इजराइल को मान्यता नहीं दी है। इस वजह से उसके नागरिक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इजराइल की यात्रा नहीं कर सकते। बाकायदा पासपोर्ट पर अलग से लिखा होता है एक्सेप्ट इजराइल, यानी इजराइल के अलावा ये पासपोर्ट कहीं भी मान्य है। ट्रंप के इसी प्रस्ताव को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने समा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में इजराइल पर तीखा तंज कसते हुए ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमें किसी भी ऐसे समझौते यानी अकॉर्ड में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए जो हमारी बुनियादी विचारधाराओं के खिलाफ जाता हो। आप भला उन लोगों के साथ बातचीत की मेज पर कैसे बैठ सकते हैं जिनके वादों पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में दोस्तों अब्राहम अकॉर्ड में शामिल तो नहीं होगा पाकिस्तान ही, वो तो हर किसी को मालूम था, लेकिन आपको बता दें इस पर बहुत बड़ा गेम खेल गया अमेरिका। ट्रंप ने मुस्लिम देशों के बीच शहबाज की, जो कि प्रधानमंत्री है शहबाज, उनकी बेइज्जती मारी और मुनीर को इज्जत दे डाली। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला दूती और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के नाम का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का नाम नहीं
लिया। जी हाँ दोस्तों, शहबाज के नाम के अलावा उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर का जिक्र किया। एक तरह से इस बात से साफ हो गया है कि अमेरिका वास्तव में किसे पाकिस्तान का असली सत्ताधीश मानता है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ पर्दे के पीछे से देश का सबसे शक्तिशाली शख्स होता है। बस इस बात को ट्रंप ने भी अपने मैसेज के जरिए स्वीकार कर लिया। कहने को तो पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन वो कितना परिपक्व है, परफेक्ट है, उसके नेता की क्या हैसियत है, वो खुद ट्रंप ने ही बता दिया। दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने के लिए जिन जिन नेताओं के नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, उनमें शहबाज का नाम न लेकर मुनीर का नाम लिया। ऐसे में शहबाज की लुटिया डुबा दी, बेइज्जती कर दी और मुनीर को इज्जत दे दी। दोस्तों, क्या है इस पर आपकी राय? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं पाकिस्तान की दोहरी नीति भी एक बार फिर उजागर हुई है। व्हाइट हाउस का हलाल खाकर दौड़ लग गया चीन का। पाकिस्तान की दोहरी नीति एक बार फिर उजागर हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को मक्खन लगाकर फायदा उठाने के बाद अब पाकिस्तान फिर से चीन के गले लग गया। दिलचस्प यह है कि चीन के करीब आते ही पाकिस्तान अपने मसीहा को भूल गया, जिसकी तारीफों के पुल कुछ दिनों पहले तक आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बांध रहे थे। व्हाइट हाउस का हलाल खाकर इस्लामाबाद बीजिंग के चरणों में लौट रहा है। इतना ही नहीं, जिसकी कृपा को ग्लोबल मंच से पाकिस्तान कई बार स्वीकार कर चुका है, उसने उस हितैषी की बात को भी काट दिया। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान ने शुरू में उनकी खूब चापलूसी की। भारत के खिलाफ 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने ट्रंप को मध्यस्थ के रूप में प्रोजेक्ट किया, नोबेल शांति पुरस्कार का प्रस्ताव दिया और कश्मीरी मुद्दे पर अमेरिकी हस्तक्षेप की मांग की। ट्रंप ने भी पाकिस्तान की बदले में जमकर तारीफ की। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल कहा और दो बार व्हाइट हाउस का मेहमान बनने का मौका दिया। बिरयानी की दावतें भी चली, लेकिन जब वास्तविक परीक्षा आई तो पाकिस्तान ने अमेरिका को ठग लिया। जी हाँ दोस्तों, वो भी उस अमेरिका को जो खुद सबसे बड़ा दोगला देश है, उसको दोहरी नीति से शहबाज ने ठग लिया। दोस्तों, क्या इस पर आपकी राय? वहीं आपको बता दें, कश्मीर पर शहबाज के सुर में सुर मिला दिया चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने। चीन पाकिस्तान के साझा बयान में हुआ इसका जिक्र। जी हां दोस्तों, इनका भारत के खिलाफ गठजोड़ एक बार फिर सामने आया है। शहबाज शरीफ की बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान की ओर से साझा बयान जारी किया गया। दोनों देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट में कई जगह उसी तरह की भाषा बोली गई जो पाकिस्तान की ओर से भारत के लिए इस्तेमाल होती रही है। इसमें खास तौर से कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश में चीन ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया है। पाकिस्तान और चीन के संयुक्त बयान में कश्मीर का जिक्र है। चीन ने इसमें कहा है कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनएससी के प्रस्तावों के अनुसार हल किया जाना चाहिए। चीन की ओर से पहले भी कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का कई दफा समर्थन किया जा चुका है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के समय भी चीन ने पाकिस्तान की भाषा बोली थी। पाकिस्तान अलग अलग मंचों पर कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ देता देखा गया है। अब आप सामने पाकिस्तान का ये लेटर देख पा रहे होंगे दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ट्वीट, जिसमें चाइना एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर साझा बयान जारी किया। चीन ने दोहराया कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर की मार से तिलमिलाया लश्कर, पाक नेताओं के दरबार में पहुंचा हाफिज सईद का बेटा, नई साजिश की फिर आने लगी बू। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में कराची चोट खाने के बाद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा एक बार फिर अपने नेटवर्क को सक्रिय करने की कोशिशों में जुट गया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी और हाल ही में सामने आई तस्वीरों ने पाकिस्तान और पीओके में चल रही नई आतंकी गतिविधियों की पोल खोल दी। हाल ही में सामने आई तस्वीरों में लश्कर तैयबा चीफ और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पाकिस्तान के पूर्व कैबिनेट मंत्री शेख राशिद से मुलाकात करता दिखाई दिया। माना जा रहा है कि यह मुलाकात आतंकी संगठन के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने और नेटवर्क को दोबारा मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक तलहा सईद ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री और ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम इन कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सरदार अतीक अहमद खान से भी उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान तथा कथित कश्मीर की आजादी के नाम पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा नैरेटिव को आगे बढ़ाने और लश्कर को फिर से सक्रिय करने को लेकर चर्चा हुई। इससे कुछ दिन पहले भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिनमें पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार और वरिष्ठ नेता एहसान इकबाल कथित तौर पर इन आतंकियों और उनसे जुड़े लोगों के साथ नजर आए थे। वहीं आपको बता दें, भारत नेपाल के बीच अब चाय बन गई दरार। सख्ती के बाद शुरू हुआ नया विवाद, क्या है बता दें। भारत नेपाल के बीच इन दिनों चाय को लेकर नया विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। नेपाल का आरोप है कि भारत लगातार नेपाली चाय के आयात पर सख्ती बढ़ा रहा है, जबकि भारत का कहना है कि दार्जिलिंग चाय के नाम और गुणवत्ता की सुरक्षा जरूरी है। अब इस पूरे विवाद को दोनों देशों के बीच चाय की जंग कहा जाने लगा है। नेपाल बड़ी मात्रा में ऑर्थोडॉक्स चाय भारत को निर्यात करता है। नेपाल की बड़ी
चाय मंडिया, झापा और इलाम क्षेत्रों में है। नेपाल का दावा है कि उसकी करीब 80% चाय भारतीय बाजार में बिकती है। हर साल लगभग 10 मिलियन किलोग्राम चाय भारत भेजी जाती है, लेकिन भारत ने हाल के वर्षों में नेपाली चाय पर कई नियम और टेस्टिंग सख्त कर दिए हैं। अप्रैल 2024 में भारतीय अधिकारियों ने नेपाली चाय की 100% सैंपल टेस्टिंग अनिवार्य कर दिया, यानी हर खेप की जांच के बाद ही उसे भारतीय बाजार में एंट्री मिल सकता है। इसके बाद मई 2026 से कुछ नए प्रतिबंध भी लागू किए गए। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि नेपाल से बिना शुल्क आने वाली चाय दार्जिलिंग ब्रांड को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से नेपाली चाय को दी गई टैक्स रिलीफ यानी कर छूट वापस लेने की मांग की थी। दार्जिलिंग चाय दुनिया की सबसे प्रसिद्ध चायों में गिनी जाती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है। भारतीय पक्ष का आरोप है कि कुछ व्यापारी नेपाली चाय को दार्जिलिंग चाय के नाम से बेचते हैं, जिससे असली दार्जिलिंग ब्रांड की पहचान कमजोर होती जा रही है। इसी वजह से भारत गुणवत्ता और ब्रांड सुरक्षा के नाम पर सख्ती कर रहा है। नेपाल के चाय कारोबारी और अधिकारी भारत के कदमों को व्यापारिक दबाव बता रहे हैं। उनका कहना है कि भारत जानबूझकर देरी करता है, बार बार टेस्टिंग से व्यापार प्रभावित होता है और ये नेपाल भारत व्यापार संधि की भावना के खिलाफ है। नेपाल के कारोबारी उदय चापागाई का कहना है कि अगर भारत को वास्तव में गुणवत्ता की चिंता होती तो वो सीमा पर आधुनिक लैब बना सकता था। उनके अनुसार भारत का असली मकसद नेपाली चाय की प्रतिस्पर्धा को रोकना है। ये है दोस्तों आपस में इन दोनों देश के विवाद जो अब दरार बन चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, भारत का इंतजार नहीं, तीस्ता के लिए चीन से फंडिंग लेगा बांग्लादेश। तारिक रहमान खुद जा रहे बीजिंग। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान जल्द ही अपने पहले विदेशी दौरे पर चीन जा सकते हैं। यूं तो तारिक रहमान को शपथ लेने के बाद भारत और भूटान जैसे दूसरे पड़ोसी देशों से भी न्योता मिला था, लेकिन बांग्लादेश के पीएम चीन को अपनी पहली प्राथमिकता बना रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश भारत से पहले चीन को रखकर आखिर हासिल क्या करना चाहता है, इस सवाल का जवाब ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल बांग्लादेश तीस्ता नदी के पानी के लिए बेकरार है। वो तीस्ता प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए चीन से गुहार भी लगा चुका है। ऐसे में तारिक रहमान के दौरे का मुख्य एजेंडा भी यही होगा। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री खुद चाइना जा रहे हैं। इस यात्रा का असल मकसद तीस्ता नदी परियोजना के लिए चीन से अरबों डॉलर का फंड हासिल करना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने पुष्टि की है कि पीएम रहमान जल्द ही चीन का दौरा करेंगे और चीन का एक्जिम बैंक तीस्ता नदी प्रबंधन और बहाली परियोजना को फंड देने के लिए तैयार है। ढाका में मौजूद चीनी राजदूत याओ वैन ने भी कहा है कि इस ऐतिहासिक यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। वहीं भारत के साथ दो टुक होना लाजमी है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, बंगाल में 400 काउंटरों पर माछ भात खिलाएगी शुभेंदु सरकार। ममता ने बीजेपी राज में मछली बैन का फैलाया था डर। महिलाओं के खाते में हर महीने दिए जाएंगे 3000 रुपए, मात्र 5 रुपए में मिलेगा मछली चावल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार यानी आज कई बड़े ऐलान किए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार 27 मई से अन्नपूर्णा योजना के लिए फॉर्म जारी करना शुरू करेगी, जिसके तहत महिलाओं को प्रति महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। अधिकारी ने यह भी कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और पूजा स्थलों के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। नदिया के कल्याणकारी में एक प्रशासनिक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म कल से राज्य सचिवालय द्वारा जारी किए जाएंगे। सभी भारतीय इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। सीएम ने कहा कि हमारी अन्नपूर्णा योजना की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। फॉर्म भरते ही 3000 रुपए ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने लगभग पूरे बंगाल की 400 विशेष कैंटीनों में सप्ताह में 2 बार 5 रुपए की रियायती दर पर मछली और चावल का भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार स्वास्थ्य विभाग से अलग एक आयुष विभाग भी स्थापित करेगी। दोस्तों, बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के इन फैसलों से क्या आप एग्री करते हैं? क्या ये बिल्कुल सही फैसले लिए जा रहे हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।